हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर देंगे कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कंफर्मेशन का। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा ये डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन में हम एसएलआर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और सीआरआर की जो स्टेटमेंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर 22 मॉड्यूल सी है। हमारी इस बेस बिल्डिंग क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स को पहले और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नो पेनल्टीज फॉर नॉट मेंटेनिंग सीआरआर। अगर सीआरआर को मेंटेन नहीं किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं। Penal interest shall be recovered in the event of shortfall in maintaining prescribed CRR on a daily basis। अगर डेली बेसिस के ऊपर जो बैंकों को सीआरआर मेंटेन करनी है, अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है तो उस शॉर्टफॉल के लिए उस दिन के लिए फॉर दैट डे बैंक विल पे इंटरेस्ट ऑफ 3% अबव बेस बैंक रेट। तो उस दिन का जो रेलेवेंट बैंक रेट होगा प्लस 3% पर एनम, तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो कितने अमाउंट के ऊपर, जितना अमाउंट एक्चुअली शॉर्टफॉल करता है उसके लिए। और अगर ये शॉर्टफॉल कंटिन्यू करती है ऑन ए नेक्स्ट डे ऑल्सो या सक्सीडिंग डेज को भी, तो फिर जो पेनल इंटरेस्ट है वो रेट इंक्रीज कर जाएगा। सो इंक्रीज रेट विल बी 5% पर एनम प्लस बैंक रेट। तो इस मीन फर्स्ट डे डिफॉल्ट के लिए तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बैंक रेट प्लस 3%। सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए ये रेट होगा बैंक रेट प्लस 5% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंसर्न्ड बैंक को टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Now, in case of shortfall in maintaining CRR on average basis, अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो दो तरह के बैलेंसेस हैं। एक होता है डेली बैलेंस। तो डेली बैलेंस के लिए ये रूल है। तो डेली बैलेंस कितना है? एवरेज का 90%। ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में नोट किया था। और जो एवरेज बैलेंस है वो रहता है NDTL का परसेंट, सम परसेंट जो भी प्रेस्क्राइब किया रहता है। तो अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता तो उस केस में जो पेनल्टीज होंगी उसके रूल हैं सेक्शन 42 RBI एक्ट में, और उसके भी रूल ऑलमोस्ट यही हैं जो नंबर 1 के लिए हैं। नंबर 1 के ये रूल्स हैं, ये डेली बैलेंस के लिए हैं, और ये रूल एवरेज बैलेंस के लिए हैं। अब इसके अलावा व्हाट फर्दर, एवरी डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक हु इज नोइंगली और विलफुली ए पार्टी टू द डिफॉल्ट। तो अगर इनमें से कोई भी जानता है, जानबूझ करके वो पार्टी है डिफॉल्ट के लिए या विलफुली डिफॉल्ट करता है, तो उनको पर्सनल तौर के ऊपर फाइन लगेगा। तो कितना फाइन होगा? सो फाइन विल बी ₹500 रुपीज का फाइन होगा। और अगर वो कंटिन्यू करता है फर्दर फॉर ईच सब्सिक्वेंट फोर्टनाइट, तो फाइन होगा एडिशनल ₹500 का, यानी 500 रुपये का फाइन होगा इस सिचुएशन में अगर वो डिफॉल्ट करते हैं नोइंगली या विलफुली। और अगर वो कंटिन्यू रहता है डिफॉल्ट तो हर एक सब्सिक्वेंट फोर्टनाइट के लिए उनको एडिशनल 500 का फाइन पे करना होगा, और ये फाइन उनको पर्सनली होगा।
RBI may prohibit a bank from receiving any fresh deposit after said fortnight. इस फोर्टनाइट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. If default is made by bank in complying with the prohibition referred to in this clause, every director, every officer of the bank who is knowingly and willfully a party to such a default, or who through negligence or otherwise contribute to such a default, shall in respect of each such a default be punishable with fine up to rupees 500 and with further fine which may extend for rupees 500 after the first fine on which deposit received in contravention of prohibition is retained by the commercial bank. So this also is rupees 500. So बैंक को प्रोहिबिट किया जा सकता है फॉर एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट्स, और अगर वो उस प्रोहिबिशन को कंप्लाई नहीं करता, बैंक डिपॉजिट ले लेता है, तो फिर ये फाइन होगा उनको 500 पर सच डिफॉल्ट, और फाइन और एक्सटेंड हो सकता है फॉर रिपीटेड कॉन्ट्रावेंशंस. तो ये हैं फाइन से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की. तो हमने अगर SLR से रिलेटेड लास्ट जो हमारा सेशन है उसको प्रॉपरली वॉच कर लिया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं, तो जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं. लेकिन अगर आपने उनको नहीं किया अभी तक, तो पहले आप उस वीडियो को वॉच करें जो इससे प्रीवियस वीडियो है, और फिर उसके बाद इस सेशन को शुरू करें, तो दैट विल बी इन योर इंटरेस्ट. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आर अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट. SLR से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 18 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 12 RBI एक्ट, या सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो इनमें हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बनता है सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो दिस मीन ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा. तो दिस एक्ट इज नॉट 1950, तो इट इज 1949. सेक्शन इज 24. Question number 2. What is the minimum and maximum rate of SLR which RBI can prescribe according to Section 24 Banking Regulation Act? इस सेक्शन के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पावर है SLR के रेट को फिक्स करना. मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना फिक्स कर सकता है? मिनिमम 25%, मैक्सिमम 45%. नो मिनिमम, मैक्सिमम 40%. मिनिमम 20, मैक्सिमम 50. नो मिनिमम, मैक्सिमम 35. तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? देखिए जरा. सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? तो अगर हमें याद हो तो हमने अंडरस्टैंड किया था कोई मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 40% है NDTL का. सो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर बन जाएगा. ये किसका है? ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का. ऑप्शन बी हमारा आंसर है. रेट ऑफ SLR इज लिंक्ड टू, जो SL का रेट है SLR का, वो किसके साथ लिंक होता है? रेपो रेट सेट बाय RBI, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के साथ, या कैश रिजर्व रेशियो के साथ. तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं. अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको दोबारा से. तो इट इज परसेंटेज ऑफ नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटीज. तो
तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी एनडीटीएल के परसेंटेज के तौर के ऊपर है। सो ऑप्शन आंसर सी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया आर टेकन इनटू अकाउंट एज ऑन। ये जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज हम लेंगे ये किस डेट की लेंगे? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर की, लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट की, या सेकंड मंडे ऑफ द मंथ की। तो ये जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज को हम लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एसएलआर या सीआरआर, तो किस डेट की वो होंगी? सो वो हमने आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हर चीज को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो उसके बाद आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नो। फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नो। लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, यस। सेकंड मंडे, नो। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। What is the minimum amount of SLR assets to be maintained at close of any day? So minimum amount SLR के एसेट का कितना है जो किसी भी दिन किसी भी डे के एंड के ऊपर क्लोज करना है? फिक्स्ड अमाउंट डिसाइडेड बाय RBI इक्वल टू अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ NDTL in India, no specific requirement, fixed percentage of total asset. Minimum amount of SLR asset to be maintained at close of any day. तो कितना होगा वो? Minimum amount of SLR assets to be maintained at close of any day. So minimum amount. So this minimum amount will be equal to जो एज ए परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया NDTL का। तो अगर किसी बैंक का NDTL लेट अस से 10,000 करोड़ है और SLR का रेट 18% है, तो मिनिमम बैलेंस इस 18% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सो अमाउंट equal to amount calculated as percentage of NDTL. So option B हमारा आंसर बना। SLR assets include cash, gold, unencumbered investment, balance in CRR account। तो हमने बताना है SLR assets में क्या क्या included है। ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 all, या 1 2 3 only, या 1 2 4 only, या 1 and 3 only। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिए क्या आंसर बनता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 6, कैश, गोल्ड, अनएनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस इन CRR अकाउंट। तो कैश इट इज इंक्लूडेड, गोल्ड इट इज इंक्लूडेड, अनएनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट इट इज इंक्लूडेड, बैलेंस इन CRR अगर ये होता एक्सेस बैलेंस इन CRR अकाउंट तो फिर ये भी आ गया होता, लेकिन एज इट इज बैलेंस इन CRR अकाउंट तो वो SLR में नहीं आता। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है CRR का जो एक्सेस बैलेंस है ओवर एंड अबव द रिक्वायर्ड बैलेंस वो SLR में आ जाएगा। Unencumbered investment can be in the following type of securities or instruments। जो unencumbered investment हैं तो इनमें से वो किस फॉर्म की सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? तो इट कुड बी डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेजरी बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैश मैनेजमेंट बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 all, 1 2 3 only, 1 2 4 only, या 1 and 3 only।
तो देखिए इनमें से किस किस को इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी इंक्लूडेड। चेक करें इसको कौन कौन सा इंक्लूड होगा। सो व्हाट विल बी इंक्लूडेड, किस किस को इंक्लूड करेंगे। सो डेटेड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको तो इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह से ही ट्रेजरी बिल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। कैश मैनेजमेंट बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की डेटेड सिक्योरिटीज नहीं होती, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, SDL, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारी आउट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता तो फिर हम उसको भी इंक्लूड कर लेते। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। सिक्योरिटीज लॉज्ड बाय वन बैंक विद अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर एन एडवांस और एनी अदर क्रेडिट अरेंजमेंट टू द एक्सटेंट टू विच सच सिक्योरिटीज हैव नॉट बीन ड्रॉन अगेंस्ट और अवेल्ड ऑफ शैल बी ट्रीटेड। अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक के साथ सिक्योरिटी लॉज कर दी है एडवांस लेने के लिए या कोई और क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए, तो जो पोर्शन विड्रॉ नहीं किया गया तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एनकम्बर्ड ट्रीट करेंगे, अनसिक्योर्ड ट्रीट करेंगे, प्लेज्ड ट्रीट करेंगे या अनएनकम्बर्ड ट्रीट करेंगे। तो इनमें से उसको क्या ट्रीट किया जाएगा। What it shall be treated, क्या ट्रीट करेंगे उसको। सो जो पोर्शन विड्रॉ नहीं किया गया, what it shall be treated, उसको ट्रीट किया जाएगा अनएनकम्बर्ड, मीन्स फ्री ऑफ एनी चार्ज। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बैंक एज कोलेटरल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अवेलिंग MSF, तो उन सिक्योरिटीज को हम क्या ट्रीट करेंगे। सो हाउ दो सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड, एनकम्बर्ड, अनसिक्योर्ड, प्लेज्ड या अनएनकम्बर्ड। अगर कोई सिक्योरिटी ऑफर की गई है एज ए कोलेटरल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अवेलिंग MSF, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, हाउ इट विल बी ट्रीटेड, एनकम्बर्ड, अनसिक्योर्ड, प्लेज्ड और अनएनकम्बर्ड। देखिए अपने नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं चाहे तो आप। तो इट विल बी ट्रीटेड एज अनएनकम्बर्ड, तो इसको अनएनकम्बर्ड ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स विल बी केप्ट इन, जो बैंकों के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे मेंटेन होगा। मेन जनरल अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडरी जनरल अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्पेशल रिजर्व अकाउंट विद RBI या प्राइमरी जनरल अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या आंसर बनता है। सो दिस रिकॉर्ड विल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ SGL, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे जनरल लेजर वर्ड भी होना चाहिए। तो या तो ये मेंटेन किया जाता है SGL अकाउंट के अंदर, सब्सिडरी जनरल लेजर, या कंस्टिट्यूएंट SGL अकाउंट होता है उसके अंदर। तो मेनली इट इज विद इन SGL अकाउंट। इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ फ्री लाइव क्लास इज एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो क्लासेस में आप ज्वाइन किए हुए हैं, क्या ये काफ़ी आपके एग्जाम को पास करने के लिए? सर्टनली नॉट, ये क्लास काफ़ी नहीं है, लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपने अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है तो ये क्लास यूजफुल है, लेकिन पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होता है। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है तो फुल सिलेबस को कवर करें। अगर फुल सिलेबस को कवर करने के लिए आप IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं
तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके कारण आप उसे बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, और एज ए रिजल्ट यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। इन बुक्स में क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसी प्रकार से सीआईबी में केस स्टडीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन केस स्टडीज इन बुक्स में आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर हम जो कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, फिर उनको भूलते नहीं, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, इसलिए आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। यानी हमारे वीडियो लेसन्स आपकी ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे केस स्टडीज़ हैं, तो आपकी जो केस स्टडी की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें केस स्टडी में सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपका ये इश्यू भी सॉल्व हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाती है। यानी आपके ये सारे प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप इसे लाइक कर देंगे या इसके लिंक को शेयर कर लेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका लाइक करना मीन्स आप सुजेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब को कि ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर दिखाए, और यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर ये काम करता है, तो इसको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पा रहे होंगे ऑन टाइम, जिससे आपकी क्लासेस मिस हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन। और हमारी इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को अभी उसके कोर्स पेज को लॉगिन कर लें, तो वहाँ पे आपको इन सभी कोर्सेज का डिटेल अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेटिंग एनडीटीएल फॉर एसएलआर पर्पस? एसएलआर पर्पस के लिए अगर हमने एनडीटीएल को कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे? इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर कंप्यूटेशन, सिमिलर टू सीआरआर कंप्यूटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ सीआरआर कंप्यूटेशन, या सेम एज इन केस ऑफ सीआरआर। तो ऑप्शन आंसर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? इट इज सेम एज इन केस ऑफ सीआरआर, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स, टर्म बोरिंग लाइबिलिटीज ऑफ ऑल मैच्योरिटीज इन। सो अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट लाइबिलिटीज हैं या टर्म बोरिंग लाइबिलिटीज हैं, तो उनको वो कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? एसेट विद द बैंकिंग सिस्टम, लाइबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, या टर्म डिपॉजिट पोर्टफोलियो। तो इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट की लाइबिलिटीज हों या टर्म बोरिंग की लाइबिलिटीज हों, तो इनको बैंक कहाँ इंक्लूड करेंगे? वेयर दे विल इंक्लूड। एसेट विद बैंकिंग सिस्टम, नो, एसेट तो है नहीं ये। लाइबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम, यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। बैंक shall include their interbank asset of term deposits or term lending of all maturities in for calculating NDTL for SLR purpose। SLR पर्पस के लिए NDTL कैलकुलेट करते समय बैंक अगर उनके इंटरबैंक एसेट्स हैं टर्म डिपॉजिट्स के या टर्म लैंडिंग के, तो उनको कहाँ इंक्लूड करेंगे? इंटरबैंक लाइबिलिटीज में, एसेट विद बैंकिंग सिस्टम में, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस में, या टर्म लैंडिंग पोर्टफोलियो में। तो वेयर दे विल इंक्लूड, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? सो इट इज एसेट्स विद बैंकिंग सिस्टम।
Scheduled commercial banks are required to submit a CRR return under Section 42 subsection 2 of RBI Act on। जो CRR का रिटर्न है वो बैंकों को कब सबमिट करना है, किस फॉर्म के ऊपर? फॉर्म बी के ऊपर, फॉर्म सी के ऊपर, फॉर्म ए के ऊपर या फॉर्म डी के ऊपर? CRR का रिटर्न किस फॉर्म के ऊपर वो सबमिट करेंगे? रिटर्न ऑफ CRR। सो दे विल सबमिट ऑन फॉर्म ए। फॉर्म ए के ऊपर ये रिटर्न सबमिट होना है। सो यहां पे हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा सी। तो ऑप्शन आंसर हमारा ए नहीं बनेगा, फॉर्म तो ए बनेगा लेकिन ऑप्शन आंसर बनेगा हमारा सी। सो दिस इज करेक्ट आंसर। Scheduled primary cooperative banks are required to submit CRR return of to Reserve Bank of India Act on। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो शेड्यूल्ड है वो रिटर्न किसके ऊपर? फॉर्म ए के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर या बी के ऊपर? शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको ये रिटर्न किस फॉर्म के ऊपर सबमिट करना है? सो दे विल सबमिट ऑन फॉर्म बी। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। प्रोविजनल रिटर्न ऑफ CRR ऑन फॉर्म ए और फॉर्म बी, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट फॉर। तो जो प्रोविजनल रिटर्न होगी CRR की या CRR की फॉर्म ए के ऊपर या फॉर्म बी के ऊपर हो, तो ये किस डेट के लिए भेजी जाएगी? एवरी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे के लिए, एवरी मंडे के लिए, एवरी लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ के लिए या एवरी सेकेंड थर्सडे के लिए? CRR का रिटर्न। सो दिस रिटर्न विल बी सबमिटेड एज ऑन व्हाट? सो ये रिटर्न सबमिट किया जाएगा ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे। हर एक ऑल्टरनेटिव फ्राइडे के लिए ये भेजी जाएगी क्योंकि ये फोर्टनाइटली रिटर्न है। प्रोविजनल रिटर्न ऑन CRR फॉर्म ए ऊपर हो या फॉर्म बी के ऊपर कितने पीरियड में सबमिट करनी होगी? तो यहाँ पे हमने बताना पीरियड क्या रहेगा। 5 days आफ्टर डेट ऑफ रेलिवेंट फोर्टनाइट, 10 days, 7 days या 15 days। रेलिवेंट फोर्टनाइट के खत्म होने के कितने दिनों के बाद? So this will be within 7 days after date of relevant fortnight, यानी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा सी। If reporting Friday is a holiday according to NI Act, return shall be submitted for close of business of। अगर रिपोर्टिंग फ्राइडे हॉलीडे है NI Act के मुताबिक, तो फिर ये रिपोर्ट किस पीरियड के लिए सबमिट की जाएगी? सब्सिक्वेंट वर्किंग डे के लिए, सेम वर्किंग डे के लिए, सेम डे के लिए सॉरी, प्रीसीडिंग वर्किंग डे के लिए या एनी वर्किंग डे ऑफ द नेक्स्ट वीक? तो अगर फ्राइडे हॉलीडे है तो फिर ये स्टेटमेंट किस पीरियड के लिए भेजी जाएगी? सो इट विल बी प्रीसीडिंग वर्किंग डे, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। फाइनल रिटर्न ऑफ CRR इज टू बी सबमिटेड विद इन। जो CRR का फाइनल रिटर्न है उसको सबमिट करने का पीरियड कितना है? 15 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट फोर्टनाइट या 30 days या 20 days या 25 days? क्वेश्चन नंबर 19, फाइनल रिटर्न। So final return, it will be submitted within 20 days. Provisional return within 7 days, फाइनल रिटर्न विद इन 20 days। और हम बात कर रहे हैं CRR की रिटर्न की। SLR रिटर्न इज टू बी सबमिटेड बाय बैंक्स ऑन विच बेसिस, ऑन विच फॉर्म नंबर? जो SLR का रिटर्न बैंकों ने सबमिट करना है वो किस बेसिस के ऊपर और किस फॉर्म नंबर के ऊपर भेजेंगे? क्वार्टरली भेजेंगे फॉर्म नंबर 6 के लिए, मंथली भेजेंगे फॉर्म नंबर 8, सेमी एनुअल भेजेंगे फॉर्म नंबर 3 या एनुअल भेजेंगे फॉर्म नंबर 11 के ऊपर? SLR का रिटर्न। सो दिस रिटर्न विल बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस,
ये मंथली रिटर्न है, एसएल का रिटर्न मंथली रिटर्न है, सीआरआर का रिटर्न फोर्टनाइटली है और फॉर्म नंबर है 8 इस केस में। और इस केस में सीधी फाइनल रिपोर्ट ही जाती है, देयर इज नथिंग लाइक प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, तो वहीं हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप इसे ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर देना, हम सूटेबली आंसर करेंगे और आपको हेल्प कर देंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे लेसन आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सेशन मिस ना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। अगर बेल आइकन आपने पुश नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो तो सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन दोनों को पुश कर दें और फिर एंजॉय करिए, बेनिफिट उठाइए हमारी क्लासेस का। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।